के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ादेव मोहल्ले में बनाए जा रहे अवैध 5 मंजिला भवन को किया गया ध्वस्त। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश जल निगम की बैठक हुई संपन्न। प्राचीन कालीमठ में संगीत समारोह की दूसरी निशा में विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में लगे सुरहिया मेले का हुआ भव्य समापन। और अब खबरें विस्तार से। बड़ादेव मोहल्ले में बनाए जा रहे अवैध 5 मंजिला भवन को ध्वस्त किया गया। गुदौलिया बांसफाटक क्षेत्र के बड़ादेव मोहल्ले में अवैध रूप से बनाए जा रहे 5 मंजिला भवन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों इस भवन के समक्ष से गुजर रही एक युवती के सिर पर ईंट गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासन प्रशासन की ओर से इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। बुधवार को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस अवैध भवन निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त किया गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ वीडीए के कर्मचारी अधिकारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और पूरे क्षेत्र को सील कर निर्माण को तोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे जो भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे उस पर जुर्माना लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान प्रमुख रूप से वीडीए संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी जैतपुरा चंद्रभानु, जोनल अधिकारी दशा सुमेध गौरव सिंह, जेई रामचंद्र, दशा सुमेध एसीपी अवधेश पांडे सहित भारी संख्या में वीडीए के कर्मचारी व पुलिस बल उपस्थित रहे। अवैध रूप से बिल्डिंग बनी हुई थी बिना नक्शा पास कराए, जिसपे नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था वीडीए द्वारा, और आज उसी अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। तो किसके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है? बिल्डर के ऊपर या ये गोपाल पांडे नाम से हैं जो इसको निर्माण करवा रहे थे, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। उन्हीं के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और आज उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। नहीं, जो मालिक हैं गोपाल पांडे हैं, प्राधिकरण के नोटिस भी उन्हीं को है, तो जो भी प्राधिकरण से कम्युनिकेशन है, जो प्राधिकरण द्वारा आइडेंटिफाई किए गए गोपाल पांडे ही हैं वो पर्सन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बनारस के अंदर यहाँ पे आज से लगभग 15-20 दिनों पूर्व यहाँ का अवैध निर्माण के द्वारा जो ईंटा गिरा था, जिससे एक लड़की 21 वर्षीय मुस्कान की मौत हुई थी, उसके बाद यहाँ का विकास प्राधिकरण और शासन और प्रशासन जगा और आज सत्यमेव जयते होते हुए इस अवैध निर्माण की स्थानीय प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश जल निगम की बैठक संपन्न हुई। जल शक्ति मिशन के टेक्निकल हेड सुशील कुमार के नेतृत्व में सर्किट हाउस में जल विभाग के अधिकारियों, अभियंताओं व कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के विकास कार्यों को तेज गति से करवाने के संदर्भ में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसमें लखनऊ से आए हुए ट्रेनर ने लोगों को तकनीकी जानकारी भी साझा की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा उसका निस्तारण भी किया। ये बैठक जो है, जो हमारी जो ग्रास रूट पे जो हमारी कार्रवाई चल रही है, जैसे कि ट्रेनिंग का कार्य है, ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग का देना है, प्लस हमें कनेक्शंस देने हैं 100% गाँव में घरों पर,
उस सब के बारे में जो हमारे ISA की टीम है वो काम कर रही है। तो उस टीम को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमको यहाँ भेजा गया। किस तरह से सर दिक्कतें आ रही हैं लोगों जो ट्रेनिंग में दी जा रही थी, किस किस पॉइंटों पे ज़्यादा ध्यान दिया और किस किस दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दिक्कतें कोई ख़ास ऐसी नहीं है, बस थोड़ा सा ये कहना था कि मन लगा के वहाँ पे काम करेंगे तो हमारा सारे काम हो जाएंगे। बहुत सी जगह पे स्थिति आ रही है जैसे कि जो हमारी वो है महिलाएं हैं वो अपने मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर नहीं दे रही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए ये लोग हैं। उसी मोटिवेशन के लिए हम लोगों ने अपने ISAs को कहा है कि आप उनको मोटिवेट करें, तो उनको रजिस्टर्ड हो जाएंगी वो महिलाएं। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी सैंपल टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा। लक्ष्य क्या रखे हैं, कब तक का इसको लक्ष्य है? लक्ष्य हमारा 31 अक्टूबर तक का है। ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है 31 अक्टूबर तक का है। उसके अलावा जो भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं वो हमारे अपने लक्ष्य हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। प्राचीन काली मठ में संगीत समारोह की दूसरी निशा में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। लक्सा स्थित प्राचीन काली मठ में चल रहे 3 दिवसीय संगीत समारोह की दूसरी निशा में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर मां की महिमा का बखान किया। इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान के पश्चात नवीन वस्त्र धारण कराकर सुगंधित पुष्प व आभूषणों से मां की भव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद मां की आरती की गई। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कृष्ण व राधा की वेशभूषा में मौजूद कलाकारों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। भक्तों ने देर रात्रि तक मां का दर्शन पूजन करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। ये बहुत प्राचीन संस्था है। माँ काली के दरबार में मैं बचपन से करता चला आ रहा हूँ। यहाँ जितने भी कलाकार आते हैं एकदम भावुक हो जाते हैं माँ के दरबार में। और सबसे बड़ी बात है यहाँ आज हम लोग अभी कार्यक्रम करके उतरे हुए हैं। हाँ, रुद्र शंकर और मैं माता प्रसाद मिश्र, और यहाँ पर जो भंडारा भी चल रहा है। हाँ, 3 दिवसीय कार्यक्रम जो हो रहा है, कल बहुत लोग का कार्यक्रम है, मनोज भैया का है। और यहाँ सुख शांति के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, माँ की यही मनोकामना है। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखें। हाँ, आगे खूब का कार्यक्रम होता रहे, सबका सब आनंद में रहे। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में लगे सुरैया मेले का भव्य समापन हुआ। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित सुरैया मेले के समापन अवसर पर प्राचीन मां महालक्ष्मी मंदिर में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती सहित मंदिर परिसर में अन्य विग्रहों की अलौकिक झांकी सजाई गई तथा 56 भोग अर्पित किया गया। इस मौके पर मां महालक्ष्मी, मां सरस्वती, मां महाकाली को पंचामृत स्नान कराकर 11 वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में षोडशोपचार विधि से 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान का भोग लगाकर महंत पीठाधीश्वर शंकरपुरी महाराज ने भव्य आरती की। वहीं गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, आस्था शुक्ला सहित अनेक कलाकारों ने अपने सुमधुर भजनों से भक्तों को खूब झुमाया। तबले पर दीपक सिंह, बैंजो पर पप्पू और संजय इत्यादि कलाकारों ने कुशल संगत की। वहीं कलाकारों को स्मृति चिन्ह, प्रसाद, रुद्राक्ष की माला देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मां की नैनाभिराम झांकी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही।
और बहुत ही प्यारा ये दरबार में माँ का हाजिरी लगा। माता लक्ष्मी जो कि सबका आशीर्वाद उनके ऊपर स्नेह बना रहे, और जैसे मेरा यहाँ पे हाजिरी लगा वैसे सभी भक्तगण लोग आते रहें और सिद्धि समृद्धि सब मिलता रहे और माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। माँ लक्ष्मी के दरबार में बहुत ही प्यारा सा हाजिरी लगा और आप लोग को भी आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र राय ने बताया कि विद्यालय परिसर में आगामी 22 व 23 सितंबर को जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 600 पहलवान प्रतिभाग करेंगे और बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, किस तरह की प्रतियोगिता होने जा रही है? जनपद स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होने जा रही है 22 और 23। क्योंकि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक बालिका में इतनी ज़्यादा संख्या, इतने वेट की कुश्ती होती है कि एक दिन में संभव नहीं होता। तो 22 तारीख को 8 बजे से यह प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी और फाइनल जोड़ की कुश्ती होगी 23 तारीख को 8 बजे से। इस प्रतियोगिता का कल 9 बजे उद्घाटन करेंगे संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी श्री गिरीश कुमार सिंह जी। कितना लाभ मिलेगा? कौन कौन से छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग इसमें? इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालिकाओं की केवल सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होती है। इसमें अभी से किस छात्र के अंदर कौन सी प्रतिभा है, कुश्ती के प्रति किसकी रुचि है, उनका चयन पहले विद्यालय स्तर पर होता है, फिर जोन स्तर पर वो सेलेक्ट होते हैं। काशी जनपद को, वाराणसी जनपद को 10 जोन में बांट करके हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं। 10 जोन में जो फर्स्ट और सेकंड आया है अपने वेट में वो आएगा। यहाँ जिला स्तर पर होगी। जिला में जो सेलेक्ट होगा तो फर्स्ट सेकंड ये जाएंगे मंडल में। तो मंडल की प्रतियोगिता भी इसी विद्यालय में 27 तारीख को संपन्न होगी। चारों जनपद के लोग आएंगे। मंडल में जो सेलेक्ट हो जाएगा वो प्रदेश में जाएगा। उसी प्रदेश में वाराणसी जनपद और वाराणसी मंडल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभावान पहलवान चयनित होकर प्रदेश में प्रतिभाग करें और प्रदेश से नेशनल तक जाएं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के निर्णय की काशीवासियों ने सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलों के अधिकारियों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच, अवैध कब्जे वाले दावों की जांच करने के आदेश दिए हैं। निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में 1 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होनी है। इसी कड़ी में शासन ने सभी कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। इस संदर्भ में काशी की जनता से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि सरकार की इस पहल की हम सराहना करते हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि जांच करना चाहिए तो उसकी जांच करें, मगर हमारी मांग तो ये है कि जांच करने के बाद से अगर वहाँ पे जहाँ जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हुई हैं उसका सही इस्तेमाल किया जाए। उस पर कहीं शॉपिंग सेंटर या कहीं शादी घर या मैरिज हॉल या जो भी बनवाया जाए, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाँच करना वक्फ बोर्ड का काम है और सरकार का काम है, वो जाँच करके संपत्ति को देखें। वो बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जो अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जे हैं कुछ,
और आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कुछ परसेंटेज में है अवैध कब्जे, और अगर जहाँ वक्फ बोर्ड को इसका इल्म भी है कि कहाँ अवैध कब्ज़ा है, अगर उनको लगता है तो वो खाली कराएं और वहाँ पे उसका सही इस्तेमाल करें। जब ज़मीन खाली पड़ी रहेंगी तो अवैध कब्ज़ा होता रहेगा। देखिए भाई साहब, मैं आपके माध्यम से अपने पूरे प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस की ये प्लानिंग है कि मुसलमानों के संस्थानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन हमारे यूपी सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया मदरसों का सर्वे करवाने के लिए, मंशा उनकी क्या थी पीछे मैं नहीं जानता, लेकिन हमको लगता है कि उनके सर्वे कराने से मदरसों का भला होगा, वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। उनकी मंशा ये थी कि मदरसे में आतंकवादी पलते हैं और दहशतगर्द लोग पलते हैं। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद झूठी है। चाहे जैसे भी सर्वे कराया जाए, कुछ भी किया जाए, हमारे मदरसों में देश की हित की बात पढ़ाई जाती है, देश में अमन चैन कायम रही इसकी बात बताई जाती है, देश से हमदर्दी, देश से मोहब्बत, देश पर जान देने की बात बताई जाती है। हमारे मदरसों में जहाँ इस्लाम सिखाया जाता है वहीं देश भी सिखाया जाता है कि देश हमारा क्या है, हम देश के लिए कितने वफादार रहें। ये हमारा सिखाया था मदरसे के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ आतंकवादी पलते हैं। आतंकवादी हो तो कोई मज़हब भी नहीं होता, आतंकवादी तो मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, बिल्कुल ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारे वक्फ बोर्ड पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं और वो गुंडई पर कब्जे कर रहे हैं। उसमें कुछ गैर मुस्लिम में कब्जा किए हुए हैं, कुछ मुस्लिम में कब्जा किए हुए हैं। बिल्कुल ये उनका सर्वे वक्फ बोर्ड के लिए भी स्वागत योग्य है। बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ और ये आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो सर्वे करा के हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को क्लीन करें, वो जो उसके मतवल्लियान हैं उनके हवाले करें, जो लोग कब्जा किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सरकार के इस निर्णय से क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अवैध बिक्री और कब्जे पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगेगी। अवैध तरीके से भाई बेचने का अधिकार ही किसी को नहीं है। जब जो प्रॉपर्टी सरकार में वक्फ बोर्ड में वक्फ है वो अल्लाह के लिए वक्फ होती है। मुस्लिम की मिल्कियत जितनी होती है वो वक्फ होती है अल्लाह पाक के लिए, और अल्लाह की मिल्कियत बेचने का हक किसी को है ही नहीं। मस्जिद वक्फ होती है, मदरसा वक्फ होता है, और चीज़ें वक्फ होती है। वक्फ का मतलब होता है कि वो मिल्कियत अल्लाह पाक की है, और अल्लाह पाक की मिल्कियत को बेचने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे उसका वो प्रबंध कमेटी के लोग हों, चाहे बाहरी लोग हों, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। बस उसमें वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में मतवल्लियान रह करके अपना काम करें, उसकी तरक्की के लिए प्रोग्राम बनाएं, वो वक्फ बोर्ड के ज़रिए ऑर्डर लेकर के परमिशन लेकर उसकी मरम्मत करवाएं, बनवाएं, ये सारा काम कर सकते हैं। आप मानते हैं कि जो ये जांच चल रही है वो जायज़ है? योग्य है, उनका स्वागत योग्य है। स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की इस जांच का स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद कहता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो जितना जल्द हो सके वक्फ बोर्ड पर हुए जो कब्जे हैं उसको फ़ौरन खाली कराएँ। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन सिंह है, सीनियर रिपोर्टर रहा हूँ। पवन जी, मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वक्फ एक्ट जो 1995 का है, इससे ख़तरनाक इस देश में कोई कानून है भी नहीं। ये न्यायपालिका को सुपरसीड करता है, ये कार्यपालिका को सुपरसीड करता है और इसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से इसकी संपत्तियों को इसके आधार पर दूसरी संपत्तियों पर भी कब्जा करते रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार जो जांच की है, अवैध कब्जे करने वाले कोई और थोड़ी हैं, जो वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं और जो किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी समय में उन संपत्तियों के नवैयत को जानते हैं, वही लोग कब्जा कर रहे हैं। तो जांच हो जाए, अवैध कब्जे हटें और मेन चीज़ ये है कि वक्फ की आड़ में दूसरी संपत्तियों पे भी जो कब्जे हुए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको भी क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उनकी नाराज़गी भी है इसको लेकर के, इस फैसले से। नाराज़गी उन्हीं लोगों की हो सकती है जो कि कब्जा करते रहे हैं, करवाते रहे हैं या वक्फ बोर्ड के आड़ में किसी न किसी तरीके का लाभ उठाते रहे हैं, तो वो नाराज़ होंगे ही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अधिकांश जो माइनॉरिटी
के लोग हैं वो इससे नाराज़ होंगे, वो इससे संतुष्टि होंगे, क्योंकि वो देखते थे कि दूसरा कोई कब्जा करके बैठा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की एक आड़ लेकर के उनकी भी संपत्तियों को, आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का कानून ऐसा है कि कोई भी, चाहे वो रेलवे की संपत्ति हो चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, वक्फ बोर्ड अगर वो कह दे कि ये संपत्ति ये इबादत के काम में आती रही है, धार्मिक कार्य में आती रही है, तो फिर उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। उस पर न डीएम कुछ कर सकते हैं न डिस्ट्रिक्ट जज। इन्हीं के ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल से खारिज होने के बाद तब आप न्याय के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कानून ही इतना खतरनाक बनाया गया है, संपत्तियों को कब्जा करने के लिए और एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए कानून बनाया गया था। इसकी जांच हो और इस कानून के आड़ में जो भी लोगों ने अब तक लाभ उठाया है उनकी भी जांच होनी चाहिए। समाज संगठन सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। लोलार्क षष्ठी पर लोलार्क कुंड पर आए हुए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को सुचारू रूप से स्नान एवं पूजा कराने हेतु समाज संगठन सोसाइटी के स्वयं सेवकों द्वारा सेवा कार्य कर सफल रूप से पर्व को संपन्न कराया गया। इस उपलक्ष्य में इन सदस्यों को सम्मानित किया गया। भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दुबे द्वारा सदस्यों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया तथा उन्हें बधाई दी गई। जिम्मेदारी के साथ आप द्वारा प्रशासन का सहयोग किया गया है, आपका आभार। नमः पार्वती पते आज कैसा प्रोग्राम रहा? ये आज समाज संगठन जो परिवार है वो वर्षों से हर जगह क्षेत्रों में काम किए जा रहा है, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू का ही पर्व हो, हिंदू मुस्लिम भाई जो भी हैं, सिख, सभी समुदाय में अगर जहाँ भी समाज संगठन की आवश्यकता पड़ती है समाज संगठन वहाँ उतर के काम करता है। हम लोगों की सौभाग्य है कि लोलार्क कुंड मेला अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है और इस समाज संगठन के परिवार ने मुझे जोड़ा है अपने परिवार में, उस कारण से कि मेरे ध्येय में एक चीज़ आया कि संगठन जहां आज हर जगह मेहनत कर रहा है, सब कुछ होता है, तो उनका उत्साहवर्धन हो और हमारे संगठन से और लोग जुड़े। इस कारण से आज हम लोग संगठन के लोगों ने मिलके एक स्वागत समारोह या सम्मान समारोह कहिए इसको चालू किया है। दूसरी बात मुझे नहीं ज्ञात है, हम लोग के साथ आरपी पांडे जी हैं और भाई साहब हैं हम लोगों के साथ जो इसके संरक्षक हैं। ये लोग पहले महिलाएं थी कि नहीं जानता हूँ, लेकिन अब हमारे साथ महिलाएं बहनें जुड़ रही हैं। हम लोग के साथ अभी गौरी जी जुड़ी हैं, सुमन जी यादव जी जुड़ी हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और चाहते हैं भेलूपुर थाना का सहयोग हम लोग को हर हमेशा प्राप्त रहता है। आगे भी सभी थाने हम लोगों के साथ रहें, अपना परिवार मिल के चलें और जो ये प्रशासन है और समाज संगठन एक परिवार है, ये दोनों मिलकर सभी जगहों पे सभी आगे बढ़ के कार्य करें, इसके लिए काम किया जा रहा है। आदरणीय सम्मानित अधिकारीगण और उपस्थित समाज संगठन के कार्यकर्ता, विगत दिनों लोलार्क कुंड में स्नान के दौरान प्रशासन का जिस तरीके से प्रशासन के कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों ने सहयोग किया, उसके उपलक्ष्य में समाज संगठन की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। प्रशासन का जितना सहयोग इन लोगों ने किया उसके हम बहुत आभारी हैं और इनसे अपेक्षा है कि भविष्य में जितने भी कार्यक्रम होंगे सब में इसी तरह का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सौजन्य से बीएचयू के आईआईटी मैदान में प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच देश का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर का मैच दिव्यांगजनों का आयोजित किया जा रहा है। मैत्री कप के नाम से आयोजित इस मैच में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की टीम 23 सितंबर को वाराणसी पहुंच रही है। 24 सितंबर को ये महामुकाबला काशी की धरती पर होगा। जी सर, आज किस तरह कॉन्फ्रेंस रखा गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है, इसका उद्घाटन सुबह 9 बजे होगा और 10:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। ये मास्टर ट्रॉफी 2022 है और इसका लाइव प्रसारण आपको फैन पेज पे मिलेगा। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन हैं
चाहे वो माई मास्टर 11 हो, ड्रीम 11 हो, MPL हो, उन सब पे आपको आप उस पर अपनी टीम बना सकते हैं। फैन बोर्ड पे पैन इंडिया या ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में दर्शक इसको देख सकते हैं। हमें दिव्यांगों का उत्साहवर्धन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ मैदान में आए। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 24 सितंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वनडे मैच के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिसको कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है उससे संबंधित करके हम लोग इसको दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच कराने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक मैच होगा और भारतवर्ष में पहली बार दिव्यांगों का वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 24 सितंबर को IIT स्टेडियम में IIT ग्राउंड पर खेला जाएगा। उसके संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। सर चीफ गेस्ट कौन रहेगा इसमें? मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट श्रीमती दीपा मलिक जी, मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर तथा हमारे सूबे के खेल मंत्री माननीय गिरीश यादव जी तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी चीफ गेस्ट होंगे। साथ में अपने जो कि विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी, इस तरह से तमाम ऐसी विभूतियाँ रहेंगी जो कि हमारा और हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे उस दिन। रामनगर के भीटी में कुएं में बच्चे के गिरने की अफवाह फैल गई। रामनगर के भीटी में अजीबोगरीब घटना हुई। बताया जा रहा है कि 4 साल की छोटी बच्ची ने अपने सहपाठियों व अपने स्कूल में बच्चों को बताया कि सामने के कुएं में स्कूल का एक बच्चा बैग लेकर गिर गया है। इसके बाद ये बात काफी तेजी से फैल गई। विद्यालय के सभी शिक्षक भीटी गांव के प्रधान तथा भारी संख्या में ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। इसी बीच किसी ने रामनगर थाने को सूचित कर दिया, जिस पर थाना प्रभारी अश्विनी पांडे फोर्स के साथ वहां आए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, जो अपने तरीके से कुएं में गिरे उस बच्चे की तलाश करने लगे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर 2 गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन इसके बाद भी बच्चे की तलाश नहीं हो सकी। वहीं इसके बाद नगर पालिका से भी पानी निकालने वाली मशीन मंगाई गई। जब पानी निकाला गया तो पता चला कि कुएं में कोई बच्चा नहीं है। ये भीटी गांव में ये कुएं के पास किस तरह की भीड़ लगी है? ये सर सुबह करीब 1.5 घंटे पहले एक बच्ची आगे जाके एक हैं चमरू जी हैं, उनके गाड़ी वाली चलाते हैं, उनके पास जाके बोली कि बच्चा कुआं में गिर गया। तो अफरा तफरी मच गया। लोग पुलिस को फोन किए, यहाँ प्रशासन आई हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। तो क्लियर नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालय है यहाँ बगल में, और प्राथमिक विद्यालय का बच्चों को सर्च काउंट किए हैं और सारे बच्चे हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र में भी 25 बच्चे आते हैं, वो भी बच्चे हैं। तो अभी हो सकता है किसी और का बच्चा हो, उसको देखा जा रहा है। देखिए वो बच्चा कितने साल का? तो हम लोग को देखते नहीं है, वो जो बच्चा बता रहा है 3-4 साल का बता रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ादेव मोहल्ले में बनाए जा रहे अवैध 5 मंजिला भवन को किया गया ध्वस्त। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश जल निगम की बैठक हुई संपन्न। प्राचीन कालीमठ में संगीत समारोह की दूसरी निशा में विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में लगे सुरहिया मेले का हुआ भव्य समापन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।